स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, 11th केमिस्ट्री में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल हैं। आफबोर सिद्धांत के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे आवर्त सारणी। क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि जैसे मान लो किसी कण की गतिज ऊर्जा दे रखी है 5.85 गुणा 10 की घात -25 जूल, तो उस कण से संबंधित तरंग की हमें आवृत्ति ज्ञात करनी है। किसी कण की गतिज ऊर्जा का मान दे दिया 5.85 गुणा 10 की घात -25, तो उस कण की आवृत्ति ज्ञात करनी है, उस कण से रिलेटेड तरंग की आवृत्ति ज्ञात करनी है। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² बराबर दे रखा है 5.85 गुणा 10 की घात -25 जूल। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 आ जाएगा, तो mv² बराबर 2 गुणा में 5.85 गुणा 10 की घात -25, ये गतिज ऊर्जा mv² आ गया। हम जानते हैं उसकी डी ब्रोगली की समीकरण से तरंग दैर्घ्य h/mv होता है और लैम्डा ये भी होता है वेग बटे आवृत्ति, वेग बटे आवृत्ति भी लैम्डा ही होता है। ठीक है, अब ये दोनों बराबर ही तो हैं, ये भी लैम्डा है ये भी लैम्डा है, दोनों को बराबर करें तो h/mv, ये भी लैम्डा ये भी लैम्डा है तो h/mv, और वेग बटे आवृत्ति कैलकुलेशन करते हैं mv² इसको ऐसे किया गुणा और h न्यू यहाँ पर आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो न्यू बराबर हो जाएगा mv² बटे में h इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, mv² का मान हमें दे रखा है 2 गुणा में 5.85 गुणा 10 की घात -25, mv² का मान हमने यहाँ से रख दिया, और h का मान होता है प्लांक स्थिरांक 6.6 गुणा 10 की घात -36। ठीक है, 6.6 गुणा 10 की घात -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स ये होता है। तो इसका इसमें कैलकुलेशन भाग देंगे तो न्यू का मान आ जाएगा 1.76 गुणा 10 की घात 9 सेकंड इनवर्स, ये आवृत्ति आ जाएगी न्यू। उस कण से रिलेटेड तरंग की आवृत्ति आ जाएगी 1.76, इसका कैलकुलेशन करने पर 1.76 गुणा 10 की घात 9 सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और भी है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से संबंधित है। ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता का मान दे रखा है 100 pm। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x का मान दे रखा है 100 pm, और एक pm में 10 की घात -12 मीटर होता है। तो इसकी वेग में अनिश्चितता ज्ञात करनी है, डेल्टा v का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत के अनुसार अनिश्चितता का सिद्धांत वेग में संवेग में अनिश्चितता और स्थिति में अनिश्चितता का मान होता है h/4π। ठीक है, संवेग होता है m गुणा में डेल v, mv का गुणनफल, तो m गुणा में डेल v वेग में अनिश्चितता और स्थिति में अनिश्चितता h/4π। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, वेग हमें ज्ञात करना है, और स्थिति में अनिश्चितता का मान दे रखा है 100 गुणा में 10 की घात -12 मीटर बराबर h/4π। हमें निकालना क्या है, वेग में अनिश्चितता, उसको वहाँ ले जाओ, तो डेल्टा v बराबर h का मान है 6.6 गुणा 10 की घात -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, या जूल सेकंड या किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। 4 गुणा में पाई का मान है 3.14, और ये नीचे जाएगा 9.1 गुणा 10 की घात -31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये टर्म भी नीचे आएगी 100 गुणा में 10 की घात -12। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो वेग में अनिश्चितता का मान आ जाएगा 5.77 गुणा में
10 की घात 5 मीटर पर सेकंड। ये वेग में अनिश्चितता का मान है 5.77 गुणा 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट इसको। एक क्वेश्चन और है, दो कण हैं ए और बी, दो कण हैं ए और बी। कण ए का जो तरंग दैर्घ्य है उसका मान दे रखा है 5 गुणा 10 की घात -8 मीटर, ए की तरंग दैर्घ्य दे रखी है। और बी का जो संवेग है, कण बी का संवेग ए का आधा है, तो हमें बी की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। हम जानते हैं श्रोडिंगर समीकरण से ए की तरंग दैर्घ्य h बटे पी, h बटे एम बी होता है p। ये एक कण के लिए है श्रोडिंगर डी ब्रोगली समीकरण से। ऐसे बी के लिए h बटे s प्लांक स्थिरांक है और p यहाँ पर संवेग है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर लैम्डा ए बटे में लैम्डा बी बराबर, अभी बी ऊपर चला जाएगा और पी ए नीचे आ जाएगा क्योंकि उल्टे है ना। इसमें 1 में 2 का भाग देंगे तो संवेग बी का संवेग ऊपर, ए का संवेग नीचे आ जाएगा। हम जानते हैं क्वेश्चन में दे रखा है कि बी का जो संवेग है वो ए का आधा है, ए का आधा है। ठीक है, तो ये मान रखेंगे हम। तो लैम्डा ए बटे में लैम्डा बी बराबर, बी का संवेग ए का आधा है तो इसको लिख सकते हैं पी ए बटे 2 भाग पी ए, या पी ए बटे में 2, इसको गुणा करेंगे तो 1 ऊपर और पी ए नीचे, पी ए से पी ए खत्म तो 1 बटे 2 आ गया, 1 बटे 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास हमें दे रखा है लैम्डा ए बटे में लैम्डा बी बराबर आ गया 1 बटे 2। हमें बी की तरंग दैर्घ्य निकालनी है तो क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे। तो लैम्डा बी बराबर लैम्डा ए गुणा में 2। लैम्डा ए का मान हमें दे रखा है 5 गुणा 10 की घात -8, 5 गुणा 10 की घात -8, इसको 2 से गुणा कर लेंगे तो ये 5 दूनी 10 गुणा 10 की घात -8, ये आ जाएगी मीटर। ये बी की तरंग दैर्घ्य आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हमने दी ब्रोगली समीकरण लिए है, लैम्डा ए बराबर h बटे एम बी होता है, एम बी यहाँ पर p है, संवेग एम बी ना लिखकर संवेग लिखा है। पी ए के लिए, एक कण के लिए हमने ली है, फिर बी कण के लिए है। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दिया। ठीक है, तो ये संवेग बी का संवेग ऊपर चला गया, ए का संवेग नीचे आ जाएगा क्योंकि अपोजिट होते हैं तरंग दैर्घ्य और संवेग। और बी का संवेग हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए का आधा है, तो बी के संवेग की जगह हमने पी ए बटे 2 लिखा है और भाग दिया पी ए, तो 1 को ऊपर लिया, इसको नीचे लिया, कैंसिल हो गया, 1 बटे 2 आ गया। तो लैम्डा ए बटे लैम्डा बी का मान आ गया 1 बटे 2। क्रॉस कैलकुलेशन किया तो लैम्डा बी निकालना है, तो ये लैम्डा बी बराबर आ जाएगा 2 गुणा में लैम्डा ए, यानी कि ए की तरंग दैर्घ्य का दुगुना है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये यूनिट तुम्हारी ही खत्म होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब थोड़ा बहुत हम आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 3 आवर्त सारणी। आवर्त सारणी तत्वों की आवर्तिता। यूनिट 3 आवर्त सारणी एवं तत्वों की आवर्तिता, गुणों की आवर्तिता। आवर्तिता, पेरिडियोसाइटिसिटी। ठीक है, पेरिडियोसाइटिसिटी ऑफ क्वालिटी आवर्त सारणी। सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में लगभग 110 तत्वों को, 114 तत्वों को डिवाइड किया है। तो सबसे पहले वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है तत्वों का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, वर्गीकरण क्या होता है कि समानता और असमानताओं के आधार पर तत्वों को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है, ताकि उनका अध्ययन करने में सहूलियत हो, सहजता हो, ताकि सहजता से और सरलता से उनके गुणधर्मों का अध्ययन किया जा सके।
जब तत्वों को उनकी समानता और असमानताओं के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और क्यों किया जाता है? ताकि उनका अध्ययन जो है, उनके भौतिक गुणधर्म, उनके रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन जो है वो सरलतापूर्वक किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट। अब तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न नियम दिए, भिन्न भिन्न सिद्धांत दिए। सबसे पहले जो सिद्धांत दिया गया वो था डॉबनियर का त्रिक नियम। ये नियम क्या कहता है कि जब तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रथम तत्व यानी तीन तत्वों के समूह बनाए उन्होंने, तीन तत्वों के समूह बनाए। तो उनमें प्रथम तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत जो है वो मध्य वाले तत्व के लगभग समान आता है। दोबारा सुने, त्रिक में जब तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तो प्रथम तत्व और तृतीय तत्व के परमाणु भार का औसत जो होता है वो मध्य के परमाणु भार के लगभग बराबर आता है। मध्य तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर आता है। इसे डॉबनियर का त्रिक नियम कहते हैं। ठीक है, क्या था ये? जैसे इसको ऐसे समझें एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से समझते हैं। लीना के, इसका परमाणु भार 7, इसका 23 और इसका 39। ऐसे ही के सर बा, इसका 40, इसका परमाणु भार 88 और इसका 137। कल भर आई, इसका 35.5 परमाणु भार, इसका 80 और इसका 127। तो ये प्रथम तत्व है और ये तृतीय तत्व है। इनके परमाणु भार का औसत मध्य वाले तत्व के बिल्कुल बराबर आता है। करके देखते हैं। सोडियम का परमाणु भार पहले का 7, तीसरे का 39/2, औसत निकाल लो 46/2 यानी कि 23, मध्य वाले तत्व के बराबर आ रहा है। ऐसे ही इसका स्ट्रॉन्शियम का 40, पहले वाले का 40, तीसरे वाले का 137/2, औसत निकालेंगे ये आ जाएगा 177/2, तो ये आ जाएगा 88.5। लगभग समान आ रहा है। ये 88 है तो वो वहाँ पर 88.5 है, लगभग समान आ रहा है। ऐसे ही ब्रोमीन का निकालेंगे तो पहले का 35.5 और तृतीय का 127, औसत निकालेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 81.25 और ये लगभग समान है ब्रोमीन के। तो डॉबनियर का त्रिक नियम क्या कहता है कि जब परमाणु त्रिक में तीन तत्वों के समूह को त्रिक कहते हैं तीन तत्वों के समूह को, तो उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रथम और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत मध्य वाले तत्व के लगभग बराबर आता है। इसे डॉबनियर का त्रिक नियम कहते हैं। लेकिन डॉबनियर ये सभी तत्वों के लिए लागू नहीं कर पाया। ये जो रूल है ये सभी तत्वों पर लागू नहीं होता, इसलिए इसको इनवैलिड मान लिया गया, इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई आगे, इसको इनवैलिड मान लिया गया आगे। ठीक है। उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जैसे संगीत में 8 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, तो ये जो पहला स्वर है ये 8वें स्वर के बराबर होता है। पहला स्वर दोबारा से 8वां स्वर पुनरावृत्ति कर रहा है, पहला स्वर दोबारा से पुनरावृत्ति कर रहा है, तो ये 8 स्वर हैं। तो ठीक उसी प्रकार से न्यूलैंड नामक साइंटिस्ट ने जब 8 तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, 8 तत्वों को जब उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तो उन्होंने पाया कि जो पहला तत्व था, जिस प्रकार से संगीत का पहला स्वर 8वें स्वर से समानता प्रदर्शित करता है, ठीक वैसे ही पहला तत्व 8वें तत्व से गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करता है। इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। जैसे लाई, BBC, न्यूजीलैंड ऑफ
नेपाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइव पीबीसी न्यूजीलैंड ऑफ नेपाल। तो ये लिथियम जो है ये 8वें तत्व से समानता प्रदर्शित करता है, अर्थात लिथियम के गुणधर्म जो हैं वो सोडियम के गुणधर्मों से समानता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये पहला तत्व 8वें तत्व से समानता प्रदर्शित करेगा। जैसे संगीत में पहला स्वर 8वें के समान होता है, ऐसे ही ना मांगू अलसी पसकल के, ना मांगू अलसी पसकल के। तो ये पहला स्वर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8वें तत्व से गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। लेकिन ये गुणधर्म, ये नियम भी सभी तत्वों पर लागू नहीं होता, कुछ ही तत्वों पर लागू होता है कि पहला तत्व 8वें तत्व से गुणधर्म में समानता प्रदर्शित करेगा कि जब उनको परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया हो। तो ये भी सभी पर लागू नहीं होता, इसलिए इसको भी इनवैलिड मान लिया गया, क्योंकि ये भी सब पर लागू नहीं होता, ये भी इनवैलिड करार कर दिया गया, इसे भी सर्वत्र मान्यता प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद मेंडेलिफ साइंटिस्ट हुआ। मेंडेलिफ साइंटिस्ट ने आवर्त सारणी का नियम दिया, आवर्त सारणी का नियम दिया, मेंडेलिफ का आवर्त नियम। और ये नियम क्या कहता है कि जब तत्वों को मेंडेलिफ का आवर्त नियम, मेंडेलिफ ने बताया कि जब तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात उनके गुणधर्मों में पुनरावृत्ति होती है। यानी ऐसे ही गुणधर्म वाले तत्व आते हैं, समान गुणधर्म वाले तत्व आते हैं कि जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणधर्मों में आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, इसे मेंडेलिफ का आवर्त नियम कहते हैं। अर्थात परमाणु भार जो तत्वों के आवर्ती फलन, जो परमाणु भार जो होते हैं वो तत्वों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार तत्वों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब उनके गुणधर्म परमाणु भार पर डिपेंड करते हैं, यानी कि कुछ निश्चित अंतराल के पश्चात गुणधर्मों में पुनरावृत्ति होती है, यानी कि गुणधर्म समान वाले तत्व आते हैं। ठीक है, अर्थात उनके गुणधर्म परमाणु भार पर डिपेंड करते हैं। अब मेंडेलिफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें 9 वर्ग हैं और 7 आवर्त रखे गए हैं। मेंडेलिफ की आवर्त सारणी में 9 तो वर्ग रखे गए हैं। 9 वर्ग का मतलब जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं वो 9 वर्ग हैं, और आवर्त का मतलब 7 आवर्त हैं जो कि क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, लेफ्ट से राइट होती हैं। तो 9 तो वर्ग रखे गए और 7 आवर्त रखे गए मेंडेलिफ की आवर्त सारणी में। आवर्त का मतलब होता है क्षैतिज पंक्तियाँ, और वर्ग का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ठीक है, कैसे रखे गए आप देखते हैं। 8 7 तक के जो तत्व थे उनको तो फर्स्ट ए और बी उपवर्गों में डिवाइड किया गया है। 7 वर्ग तक के जो तत्व हैं उनको ए और बी 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है, और 7 आवर्त रखे गए हैं मेंडेलिफ की आवर्त सारणी में। ठीक है, पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व रखे गए हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे तीसरे में 8 हैं, और तीसरे और चौथे और पांचवें में 18 तत्व हैं, और छठे आवर्त में अधिकतम 32 तत्व रखे गए हैं, और 7वां आवर्त जो है अपूर्ण आवर्त है, अपूर्ण आवर्त है। इसमें भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए हैं। कैसे वो हम देखते हैं। मेंडेलिफ की आवर्त सारणी बनाते हैं। मेंडेलिफ की आवर्त सारणी 9 वर्गों में डिवाइड किया है। 8 वर्ग थे और उस समय 9वें वर्ग को शून्य वर्ग माना गया था। 1 2
3, 4, 5, 6 और ये 7। फर्स्ट वर्ग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और 9वें वर्ग को शून्य वर्ग भी कहते हैं। शून्य वर्ग, ठीक है। अब इनको एक से लेके जो ये एक, इनको ए और बी दो दो वर्गों में डिवाइड किया है, ए और बी। ठीक है, 7 तक के जो वर्ग हैं उनको ए और बी दो उपवर्गों में डिवाइड किया है। कैसे कैसे? फर्स्ट वर्ग में हाइड्रोजन हेलिना के रब सिस फर ऐसे रखे गए हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में चौथे से स्टार्ट होंगे, क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त में कोई तत्व नहीं रखा गया। चौथे वर्ग में, चौथे आवर्त से रखे गए हैं। सेकंड, फर्स्ट बी में कुमार आगे आओ, कुमार, कोपर, आगे, चांदी, आगे आओ, ठीक है। ये फर्स्ट बी में रखे गए हैं, क्योंकि फर्स्ट बी में पहला आवर्त खाली है, दूसरा खाली है, तीसरा खाली है, चौथे आवर्त से रखे गए हैं। फिर सेकंड ए में इसको छोड़ दो, खाली है। सेकंड ए में दूसरे आवर्त से रखे गए हैं बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। और सेकंड बी में वही चौथे आवर्त से रखा गया है जन, कड, हज, जिंक, कैडमियम, Hg, ठीक है स्टूडेंट। आगे इसको पूरा कर लेते हैं अपन। फिर उसके बाद, क्योंकि सेकंड बी में पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त खाली है, कोई तत्व नहीं है, चौथे आवर्त से रखे गए हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद थर्ड में पहला आवर्त खाली है, क्योंकि पहले आवर्त में तो 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और यहाँ हीलियम। अति लघु आवर्त है, ये सबसे छोटा आवर्त है। पहले आवर्त में 2 ही तत्व रखे गए हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। जो यूं हैं वो आवर्त हैं, क्षैतिज पंक्तियों में आवर्त हैं, और जो यूं रखे गए हैं वो वर्ग हैं। जो ऊपर से नीचे हैं वो वर्ग हैं, और जो लेफ्ट से राइट में रखे गए हैं तत्व वो आवर्त हैं। अब उसके बाद थर्ड में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। ये थर्ड में रखे गए हैं बैंगन, आलू, और थर्ड बी में गाजर, इन थैला, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद फोर्थ में कहे सीता जी, जैसे मैं सेट कर रहा हूँ वैसे ही सेट करने। कहे सीता जी, इसके बाद जी, सुनो प्रभु। उसके बाद फिफ्थ में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए, ठीक है। उसके बाद छठे में ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। उसके बाद सातवें में
7वें में फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। उसके बाद 8वें में रखे गए हैं, 8वें में चौथे से स्टार्ट होगा। अब इनको भी सेट कर लेते हैं हम। पोटेशियम कैल्शियम आवर्स सेट करेंगे, पोटेशियम कैल्शियम, फिर यहाँ आएगा साइंस टीचर विनीता किरवानी मन फैकोनी फैकोनी, ये 3 तत्व 8वें वर्ग में एक साथ आएंगे। साइंस टीचर स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरम कोबाल्ट निकिल। साइंस टीचर विनीता किरवानी मन फैकोनी। उसके बाद फिर इसको सेट करना है। हाँ, यारी जरासी निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े, ठीक है। रूबिडियम स्ट्रोंसियम इट्रियम जिरकोनियम नायोबियम मोलिब्डेनम टेक्नीशियम रुथेनियम रोडियम पैलेडियम, ठीक है। उसके बाद ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, ठीक है। लेंथेनम हैफनियम टेलुरियम टंगस्टन रीनियम ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ACTH PaU, और ये खाली हैं, आगे भविष्य में खोजे जाने, ये 7वां आवर्त अपूर्ण आवर्त है जिसमें भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए स्थान रखे गए हैं। अब यहाँ पर शून्य वर्ग या नवा वर्ग जो है, पहले आवर्त में हीलियम है, फिर उसके बाद हीलियम नियॉन आर्गन, बिल्कुल इसके सामने रखना है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, इनके नीचे रखना है क्रिप्टॉन जिनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये खाली हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन है ना, आगर कर 0 रन पर, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से ये पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम है, 2 तत्व रखे गए हैं, अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे आवर्त में 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व रखे गए हैं। दूसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं, इसको अति लघु आवर्त कहते हैं, अति लघु आवर्त। तीसरे आवर्त में भी 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे भी लघु आवर्त कहते हैं। चौथे आवर्त में 18 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तत्व हैं, इसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। 5वें भी 18 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसे भी दीर्घ आवर्त कहते हैं, 18 तत्व हैं। छठे आवर्त में सबसे ज़्यादा तत्व हैं 32, इसमें 18 तत्व हैं, बाकी लेंथेनाइड जो तत्व हैं उसके 14 तत्व ही छठे आवर्त के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो ये हैं अति दीर्घ आवर्त है, सबसे बड़ा आवर्त है। और 14 तत्व हैं लेंथेनियम के, लेंथेनाइड के, और 7वां अपूर्ण है 1 2 3 4 5 6, और इनमें भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए स्थान रखे गए हैं। मैं लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के 14 तत्व हैं। 18 छठे आवर्त में 18 तत्व दिखा रखे हैं, बाकी के 14 तत्व लेंथेनाइड में रखे गए हैं, वो भी बनाऊंगा। और ये 7वें आवर्त के जो तत्व हैं वो एक्टिनाइड के, बाकी के तत्व 14 बाद में रखे गए हैं। ये इसके बाद ये जितने तत्व रखे गए हैं ये 7वें में अपूर्ण आवर्त है, बाकी के इसके 14 तत्व एक्टिनाइड में रखे हैं। छठे तत्व के 14 तत्व जो शेष हैं वो लेंथेनाइड में रखे गए हैं, वो मैं अभी बनाता हूँ जिन्हें, ठीक है स्टूडेंट। एक्टिनाइड के जो 14 तत्व हैं और लेंथेनाइड के जो 14 तत्व हैं मैं उनको अभी बना देता हूँ। लेंथेनाइड के और एक्टिनाइड के, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी के 14 तत्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
भाई लैंथेनम के बाद के जो 14 तत्व हैं यहाँ लैंथेनाइड श्रेणी में आएंगे, और एक्टिनियम के बाद जो 7वें आवर्त से ये छठा आवर्त है, इसके बाद जो 18 तो वहाँ रखे गए हैं छठे आवर्त में, बाकी के 14 लैंथेनाइड में हैं, और एक्टिनाइड के जो शेष 14 हैं वो एक्टिनाइड श्रेणी में एक्टिनियम के बाद, और लैंथेनम के बाद लैंथेनाइड में, एक्टिनियम के बाद एक्टिनाइड में। कैसे हैं? सिर पर नींद प्यारा समा यूं गुदगुदाए, तब दिल में हो इकरार तुम्हारा यार लौटा है, तुम्हारा यार लौटा है। देखो, सिर पर नींद प्यारा समा यूं गुदगुदाए, तब दिल में हो इकरार तुम्हारा यार लौटा है। ठीक है। सीरियम, प्रेजियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइसिप्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटेशियम 14 तत्व हैं। ऐसे ही एक्टिनाइड के लैंथेनम के बाद TH, PA, U, NP, PU, AM, CM, BK, CF, ES, FM, MD, NO, LR, ये एक्टिनाइड के बाद हैं, 14 तत्व हैं। ठीक है। थोड़े पहलवान अगर नहीं पढ़ोगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, बस ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालो। थैंक यू।